नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीतिक संस्कृति विषय पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक संस्कृति का आगमन हमारे विषय में कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, राजनीतिक संस्कृति को अगर हम सामान्य शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो देखिए, कोई भी राज्य या कोई भी व्यवस्था या कोई भी समाज, उस समाज की जितनी भी जो परंपराएं हैं और उस समाज के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों की क्या इच्छाएं हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके विश्वास क्या है, उनके मूल्य क्या है, उनकी अभिवृत्तियाँ क्या है, उनकी आदतें क्या है ना। उनका जब वो सामूहिक रूप से होते हैं तो उनका सामूहिक विवेक क्या कहता है, उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो स्टेट्समैन्स होते हैं, उन लीडर्स की कार्यशैली क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, उनके दृष्टिकोण क्या है ना, और व्यवस्था को कार्य करने के साधन वो कैसे उपयोग में लेते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो राज्य से जुड़ी हुई है, ये राजनीतिक संस्कृति के रूप में परिभाषित हो सकती है। देखिए, ये सब जिन भी शब्दों का हमने भी यहाँ इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है, वो सब इतिहास की ऊट पटांग उपज नहीं है। यानी हम ये नहीं मान सकते कि ये सब कुछ ऐसे ही हो गया है ना। एक लंबे संघर्ष का एक परिणाम होता है। इसके पीछे एक विजडम कार्य करता है, तर्क कार्य करता है, तब जाके इन सारी बातों का निर्माण होता है। और यही जो है, यही बोधगम्य है, यानी इनको हम समझ सकते हैं, ये मीनिंगफुल है, ये अर्थपूर्ण है। तो ये एक तरह से किसी भी व्यवस्था की, किसी भी सिस्टम की संस्कृति के रूप में परिभाषित हो सकती है। और जब ये राज्य से संबंधित है तो ये एक तरह से राजनीतिक संस्कृति के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, राजनीतिक संस्कृति जो है हमारे सामने एक नई अवधारणा है, और 1956 में 1956 में गैब्रियल आमंड इसको हम अपने एक आर्टिकल में हमारे एक रिसर्च पेपर में प्रस्तुत करते हैं, और ये एक तरह से नई अवधारणा है। और देखिए, हम ये जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में इस ग्लोब पर अनेक परिवर्तन होते हैं, और उन परिवर्तनों में जो हमारे विषय में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो है प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। देखिए, इनके माध्यम से जो हमारे अध्ययन की जो इकाई है वो मनुष्य पर फोकस होता है, वो मनुष्य के व्यवहार पर फोकस होता है। और राजनीतिक संस्कृति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन पर आधारित है। देखिए, हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि जब ये नए अप्रोच या हमारा जो विषय है परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की तरफ आता है, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम या मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज़ की तरफ जब हम बढ़ते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो हमारे विषय में अनेक परिवर्तन आते हैं। और अगर उन परिवर्तनों को हम ये देखें तो हम हमारे विषय को नए ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। नए तरीके हमने खोजे हैं, हमने हमारे विषय के नए लक्ष्य तय किए हैं, है ना। और व्यवस्थाओं के जो मूल्यांकन के जो तरीके हैं वो हमने नए अपनाए हैं, और नए सिद्धांत हमने बनाए हैं। तो उन्हीं में, इसी में एक कड़ी के रूप में है हमारे सामने राजनीतिक संस्कृति का उपागम। ये हमारे विषय में एक नया आयाम है, और ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, राजनीतिक संस्कृति हमारे विषय में क्यों आई, सबसे पहले हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, इससे जस्ट पहले मैंने कहा कि राजनीतिक संस्कृति एक ऐसा अप्रोच है, एक ऐसी यूनिट ऑफ स्टडी है कि जिनके माध्यम से हम किसी भी व्यवस्था का एक निष्पक्ष और विश्वसनीय मूल्यांकन कर सकते हैं, वैज्ञानिक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले राजनीतिक संस्कृति
हमने क्यों पढ़नी शुरू की, क्यों हमने इसका उपयोग करना शुरू किया? देखिए, सबसे पहला अंतर देखिए, व्यवस्था की संस्कृति में अंतर से व्यवस्था को समझना या मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को यदि हम समझना चाहते हैं तो उस पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए हमारे लिए राजनीतिक संस्कृति बहुत फ्रूटफुल है, बहुत उपयोगी है। देखिए, हम अध्ययन करना चाहते हैं भारत के और पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री सिस्टम का। देखिए, दोनों देश आज़ाद एक ही समय में होते हैं, दोनों देशों में पार्लियामेंट्री सिस्टम ही अपनाया जाता है, दोनों में ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया जाता है। लेकिन देखिए कि शुरुआत में ही, पहले दशक में ही पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में वहाँ आमूल-चूल परिवर्तन होता है। वहाँ सैनिक तानाशाही वहाँ पर शुरू होती है। और भारत में पहले आम चुनाव से लेकर अभी तक लोकतंत्र की जड़ें और गहरी और मजबूत हो रही है, और रियल डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो देखिए, अब हमें भारत और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को हमें पढ़ना है, हमें कंपैरिजन करना है। तो केवल जो इन दोनों जो कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके बेस पर अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारा अध्ययन निष्पक्ष नहीं हो सकता, एक पक्षीय होगा। वो एक पक्षीय भी क्या कहेंगे कि वो हमारे लिए विश्वसनीय नहीं होंगे। जो रिसर्च जो फाइंडिंग्स आएंगी उन फाइंडिंग्स को हम विश्वसनीय नहीं कह सकते, या वो साइंटिफिक नहीं होगी, वैज्ञानिक नहीं होगी। देखिए, कारण ये है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो डेवलपमेंट भारत में हो रहा है और जो डिक्लाइन, जो पतन पाकिस्तान में हो रहा है, उन दोनों को समझने के लिए हम भारत और पाकिस्तान के लीडर्स का और लोगों की कल्चर को समझेंगे। हम उनकी संस्कृति को हमें समझना पड़ेगा। यानी वहाँ जो सिस्टम में, पाकिस्तान के सिस्टम में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या है, उनके मूल्य क्या है, उनकी हैबिट्स क्या है, उनकी महत्वाकांक्षाएँ क्या है, उनका कार्य करने का तरीका क्या है ना, उनके एटीट्यूड्स क्या है, उनका ओरिएंटेशन कैसा है, उनका हमें अध्ययन करना होगा। सेम हमें भारत में अध्ययन करना होगा, तब जाकर, यानी देखिए कि एक जैसी दोनों में व्यवस्था है, लेकिन उस एक जैसी व्यवस्था के आधार पर पहले हम ये सोचते थे कि दोनों को पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास एक जैसा होगा, है ना। पहले हम ये सोचते थे पॉलिटिकल कल्चर के अध्ययन से पहले। लेकिन पॉलिटिकल कल्चर को जब हम इसके माध्यम से, जब हम दोनों के पॉलिटिकल सिस्टम का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाएंगे कि बिल्कुल डिफरेंट है। यानी देखो, एक जैसी व्यवस्था है तो डेवलपमेंट भी जो दोनों का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो भी एक जैसा होगा, जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है, राजनीतिक आधुनिकीकरण है, वो भी एक जैसा होगा, पॉलिटिकल कल्चर के अध्ययन से पहले की स्थिति। लेकिन देखिए कि एक जैसा तो दूर की बात है, आगे और पीछे दूसरी बात है, बिल्कुल विपरीत दिशाओं में जा रहा है। यानी देखो, सिस्टम एक जैसा है तो हम उन एक जैसे सिस्टम के आधार पर हम रिजल्ट भी एक जैसे हम नहीं सोच सकते हैं। ऐसे पहले हमारी मान्यता थी, लेकिन पॉलिटिकल कल्चर के बाद हमने जब अध्ययन किया तो हमें हमने ऐसी चीज़ें पाई, ऐसे रिजल्ट्स हमें प्राप्त हुए कि नहीं, वास्तव में ये तो बिल्कुल अलग बात है। एक जैसी व्यवस्था होने के बावजूद भी हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं जैसे हमारे को पहले अपेक्षा थी। तो ये केवल और केवल जो है पॉलिटिकल कल्चर या राजनीतिक संस्कृति के सिद्धांत के कारण है। यानी देखिए कि जो दोनों में जो अंतर है, उस वास्तविक अंतर को समझने के लिए राजनीतिक संस्कृति हमारे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रूव होता है। इसके बाद देखिए, अगर हम अगले राजनीतिक संस्कृति की हमें आवश्यकता क्यों हुई, अगर इसकी हम अगले बिंदु की चर्चा करें तो ये है कि विकासशील राज्यों का उदय होना और उनकी व्यवस्था के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष को समझने के लिए। देखिए, हम ही जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विकासशील राज्य अस्तित्व में आते हैं। विकासशील राज्यों के उदय से राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है
है ना। राजनीतिक व्यवस्थाओं को संविधानों, संरचनाओं और संस्थाओं के आधार पर समझना कठिन हो जाता है, क्योंकि सैद्धांतिक व्यवस्था और व्यवहार में अत्यधिक अंतर आने लग गया। देखिए यहाँ पर जो पश्चिम की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वेस्टर्न जो मॉडल है, पश्चिम की राजनीतिक व्यवस्थाओं को विकासशील राज्यों के साथ कंपैरिजन किया जाने लगा। देखिए पश्चिम में हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न स्टेबल लिबरल सिस्टम्स थे, और विकासशील राज्यों में भी वैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम्स को अप्लाई किया गया, लेकिन उनमें अंतर आया, है ना, दोनों में अंतर कि वो निरंतर मजबूत होते जा रहे हैं, और जो अंडर डेवलप या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या जो अनडेवलप कंट्रीज़ हैं, उनका पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। तो वहाँ के संस्थागत विकासशील राष्ट्रों के संस्थागत अध्ययन के लिए और उसके व्यवहार में जो बिल्कुल अपेक्षा के जो विपरीत जो परिणाम आ रहे हैं, उन परिणामों को अगर हम देखें तो उनमें हमें सच्चाई का हम कह सकते हैं कि वास्तविकता का हम पता नहीं लगा पा रहे थे। तो उनको समझने के लिए हमने पॉलिटिकल कल्चर या राजनीतिक संस्कृति को हमने एक माध्यम चुना, जिससे जो है इस सिद्धांत के माध्यम से जो है हमने जो है पॉलिटिकल सिस्टम में जो वास्तविक जो चालक शक्ति है, एक्चुअल जो मोटिव पावर है, उसको हमने खोजने की कोशिश की, और उसके माध्यम से हमने सिस्टम को समझने का प्रयास किया। इस प्रकार जो है हमने जो है संरचनाओं और प्रकारों के साथ साथ जो है उन प्रक्रियाओं और उन अभिवृत्तियों या एटीट्यूड्स या उस चालक शक्ति को भी हमने खोजने की कोशिश की, जिसके माध्यम से विभिन्न सिस्टम्स में जो है अंतर आ रहे थे, उनको हमने देखने की कोशिश की। यानी जो प्रॉब्लम हमारे जो सामने थी, जो गुत्थी हमारे सामने थी, उस गुत्थी को जो है, उस प्रॉब्लम को हमने जो राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर लुशियन पाई ये कहते हैं कि हर विशिष्ट समुदाय में एक सीमित और सुस्पष्ट राजनीतिक संस्कृति होती है, जो राजनीतिक प्रक्रिया को अर्थ, भविष्यवाणी, ढांचा या रूप प्रदान करती है ना। अब जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में भी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में भी है, स्विट्ज़रलैंड में भी है, और अन्य कंट्रीज़ में भी, राष्ट्रों में भी है, लेकिन सबकी एक अपनी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, और उस विशिष्ट संस्कृति के आधार पर ही उस देश में पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि संस्कृति के माध्यम से जो है हम उस व्यवस्था की वास्तविकताओं तक पहुँच सकते हैं, वास्तव में उस समझ तक, वो जो समझ हमें जो प्राप्त होगी उस सिस्टम के बारे में, वो हम पॉलिटिकल कल्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। क्योंकि विशेष पर्टिकुलर देश के विशेष लोगों की जो राजनीति के बारे में जो विचार हैं, उनका ओरिएंटेशन कैसा है, हम संस्कृति से ही हम उसका पता लगा सकते हैं। देखिए इरिक रोव यहाँ ये कहते हैं कि प्रत्येक देश की राजनीति निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर मानवीय पर्यावरण में ही संचालित होती है। देखिए व्यक्तियों के मूल्य, विश्वास, संवेगात्मक अभिवृत्तियाँ जो है वो एक पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट में तैयार होती है, ऐसी बात हम जानते हैं। और कार्ल मार्क्स स्वयं ये कहता है कि हर प्रत्येक व्यक्ति जो है एक विशेष पर्यावरण में तैयार होता है, एक उसका सामाजिक पर्यावरण होता है, उस सामाजिक पर्यावरण के आधार पर ही उसकी सोच का निर्माण होता है, और उसकी जो सोच जैसी बनती है वो वैसे ही उस सिस्टम के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, और वो सिस्टम वैसे ही डेवलपमेंट को या विकास को प्राप्त होता है। अब इसके बाद जो तीसरा जो बिंदु आता है कि भी राजनीतिक संस्कृति की हमें आवश्यकता क्यों हुई, क्यों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बनी, तो इसमें मैक्स वेबर, टालकॉट, पार्सन्स, मैनहाइम, लुशियन पाई, सिडनी वर्मा, एसपी वर्मा आदि ने राजनीतिक व्यवहार को विश्लेषण में राजनीतिक संस्कृति को आवश्यक माना। यानी अगर हमें मनुष्य के व्यवहार का यदि विश्लेषण करना है, यदि किसी सिस्टम को सही तरीके से समझना है, तो हमें राजनीतिक संस्कृति को
समझना होगा, यानी राजनीतिक संस्कृति हमारे लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ पर आमंड और पावल जो है वो, आमंड पावल जो है वही कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे 3 प्रमुख कारण हैं कि जिससे हमें राजनीतिक संस्कृति को समझना हमारे लिए आवश्यक हो गया। देखिए पहला वो ये कहते हैं कि एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व में राष्ट्रीय विस्फोट होता है, जिससे नाना प्रकार की संस्कृतियाँ, सामाजिक संस्थाएं व राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले देश अस्तित्व में आते हैं। तो उनको समझने के लिए राजनीतिक संस्कृति की हमें आवश्यकता हुई। इसके अतिरिक्त जो है, जो अटलांटिक कम्युनिटी थी या जो अटलांटिक जो राष्ट्र थे, उनके अलावा भी विश्व में अनेक शक्तियों के केंद्र बनते हैं, है ना। नए उपनिवेश और अर्ध उपनिवेश अस्तित्व में आते हैं, उनका विस्तार होता है। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं उसमें उन सब का अध्ययन करने के लिए हमें राजनीतिक संस्कृति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा देखो एक महत्वपूर्ण कारण तीसरा जो बताते हैं कि साम्यवाद का राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बदलने के संघर्ष में एक शक्तिशाली प्रतियोगी का उभरना। देखिए 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है रूस में और यूएसएसआर बनता है। देखिए 1970 से 1939 जब पहला विश्व युद्ध शुरू होता है, यानी इतने कम समय में 20 से 25 वर्षों के समय में यूएसएसआर विश्व की एक बड़ी महाशक्ति के रूप में हमारे सामने आता है। तो देखिए ऐसा क्या उसने जादू कर दिया कि 20-25 सालों में एक विश्व की महाशक्ति वो बन गया। तो जब ऐसी स्थितियां विश्व के सामने आई तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो गया कि हम उसका अध्ययन करें और वास्तव में उन कारणों को खोजें कि ऐसा क्या है कि वहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट या वहाँ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऐसा हो रहा है। तो ऐसा समझने के लिए हमें वहाँ के पॉलिटिकल कल्चर को समझने की आवश्यकता होगी। अब हम ये समझ सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति जो है हमारे अध्ययन के लिए कितना आवश्यक उपागम है। देखिए परंपरागत जो उपागम था वो सीधा सरल था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्सेस नहीं थे, क्योंकि वहाँ एक कुछ ही ऐसे सेट फॉर्मेट थे, कुछ ही ऐसे सिस्टम्स थे जो चल रहे थे और उनके रिजल्ट्स भी अपेक्षित आ रहे थे। लेकिन जैसे ही विश्व में परिवर्तन आ रहा है, विश्व में ये जो चेंजेस जिनकी हमने अभी चर्चा की है, जैसे ये परिवर्तन को हम समझने का प्रयास करते हैं तो हमें यहाँ पॉलिटिकल कल्चर की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ जो नई जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत अनिश्चितताओं का दौर रहा है, बहुत धमकी, बहुत भ्रम का, बहुत डर का समय रहा। तो ऐसी स्थिति में जो है ये जो अस्त व्यस्तता या ये जो टर्बुलेंस या ये जो डामाडोल की जो स्थिति थी, इन स्थितियों के अध्ययन के लिए हमें एक ऐसे अप्रोच की आवश्यकता हुई जो हमारे लिए फ्रूटफुल हो, जिससे हम जो जिससे हम अगर रिसर्च करना चाहते हैं, जिससे अगर हम कोई नए प्रतिमान विकसित करना चाहते हैं, किन्हीं राष्ट्रों का या पॉलिटिकल सिस्टम का यदि हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम वास्तविकता के नज़दीक पहुंच जाएं, हम उस सत्य के नज़दीक पहुंच जाएं, जिसके आधार पर जो है हम अन्य मॉडल्स हम डेवलप कर सकें। तो देखिए पॉलिटिकल कल्चर जो है हमारे सामने ऐसे अस्तित्व में आती है। अब देखिए पॉलिटिकल कल्चर ऐसा नहीं है कि 1950 या 1960 या 1956 के पहले अस्तित्व में नहीं था। जब एरिस्टोटल मिश्रित संविधान की बात करता है, जब एरिस्टोटल क्रांति के सिद्धांत की बात करता है कि क्रांतियाँ कब होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है, तो वहाँ पर भी वो एक पर्टिकुलर समुदाय के संस्कृति को समझने की कोशिश करता है कि पर्टिकुलर सिस्टम में क्रांति के कारण ये होंगे। तो पॉलिटिकल कल्चर का अध्ययन तो वहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। वहाँ डायरेक्ट पॉलिटिकल कल्चर एक टर्म नहीं था, लेकिन व्यवस्था जब से शुरू होती है तब से अध्ययन हो रहा है। अगर हम बात करते हैं दुर्खिम की, इमाइल दुर्खिम या कार्ल मार्क्स, या अगर हम रूसो की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर भी वो पॉलिटिकल कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इमाइल दुर्खिम जब सुसाइड के ऊपर जब वो अपना दर्शन रखते हैं कि समाज में सुसाइड क्यों हो रहा है,
है ना, ऐसा व्यक्ति क्यों करता है, ये कितने प्रकार का होता है। जब वो थ्योरी ऑफ सुसाइड की जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ वो पर्टिकुलर समाज के पॉलिटिकल कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स जो है एक सुपर स्ट्रक्चर और एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है। वो ये कहता है कि सुपर स्ट्रक्चर जो है वो जो बना हुआ जो होता है वो बेस स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित होता है। यानी जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास को रूल कैसे करना है, शासन कैसे करना है, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग की मनोस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रामशी जब थ्योरी ऑफ हेजेमनी की बात करता है, प्राधान्य सिद्धांत की बात करता है, तो वहाँ पर भी पर्टिकुलर एक क्षेत्र के या देश के निवासियों के कल्चर को समझने की कोशिश होती है। कार्ल मार्क्स का जो अलगाववाद का जो सिद्धांत है कि जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो वो व्यक्ति जो है प्रकृति से, परिवार से, स्वयं से जब वो पराया होता है तो वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के कल्चर को या उनके विश्वास को या उनकी सोच को मापने की कोशिश होती है। रूसो जब ये कहता है कि हमें मॉरलिटी की तरफ लौटना है, हमें प्रकृति की तरफ लौटना है, इस टेक्नोलॉजी और साइंस और सिविलाइजेशन या सभ्यता के विकास ने जो है मनुष्य को पतित कर दिया है, तो इस मनुष्य को वापस नोबल बनाना है, तो वो बैक टू नेचर की बात करता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर जो है 1956 या 50-60 के दशक में नहीं आई है, इससे पहले भी हमारे सम्मुख अस्तित्व में थी, और इस प्रकार हम राजनीतिक संस्कृति के महत्व को, इसकी आवश्यकता को समझ सकते हैं। धन्यवाद।